हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में झारखंड के इतिहास को पढ़ना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने झारखंड के इतिहास शुरू किया है। इसमें हमने अभी तक झारखंड के ऐतिहासिक परिचय, प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड, झारखंड में धार्मिक आंदोलन को पढ़ना शुरू किया है। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हमने जैन एवं बौद्ध धर्म को देखा था। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही झारखंड के वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड के इतिहास को पूरा समझने के लिए मेरे चैनल पर जाकर शुरू से वीडियोस को देखें, ताकि आप झारखंड के इतिहास को सुलभता से समझ सकें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आज की अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाती हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम प्राचीन काल में हमारा झारखंड कैसा था उसे देखेंगे। प्राचीन काल में झारखंड को विस्तार पूर्वक एवं आसानी से समझने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मौर्य काल, दूसरा मौर्योत्तर काल, तीसरा गुप्त काल तथा चौथा गुप्तोत्तर काल। अब हम आगे देखेंगे कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का झारखंड से क्या संबंध था। गौतम बुद्ध के समय 6वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध का कुछ हिस्सा झारखंड में भी था। झारखंड का पहाड़ी, पठारी व जंगली क्षेत्र मगध का हिस्सा था। इस क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लोहे की उपलब्धता ने उत्तम हथियारों के निर्माण में सहयोग दिया, जिससे मगध अन्य महाजनपदों पर सफलता प्राप्त करने में सफल हुआ। मगध क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी तथा दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों तक था। भागवत पुराण के अनुसार झारखंड के कुछ क्षेत्रों को भी किक्कट कहा गया है। अब हम देखेंगे प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य का झारखंड से क्या संबंध था। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से ही होकर जाता था, जिस कारण मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। इतिहासकार आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। मगध शासक नंदवंश की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ साथ यहाँ के हाथी भी शामिल थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीतिक किताब है, में झारखंड प्रदेश के लिए कुकुट या कुकुट देश शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग, शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। आट्विक क्षेत्र में लोहे के खनन की देखरेख के लिए आकाराध्यक्ष नामक खनन अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मगध एवं मौर्य साम्राज्य तथा दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग झारखंड से ही होकर जाता था। इंद्र नावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नावक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नावक संभवतः इब और शंख नदी घाटी का क्षेत्र था।
मौर्य काल में ही इस क्षेत्र से होकर महत्वपूर्ण व्यावसायिक मार्ग गुजरता था, जो बंगाल के तट पर स्थित प्रमुख मौर्य बंदरगाह ताम्रलिप्ति को पाटलिपुत्र, गया एवं वाराणसी से जोड़ता था। इस मार्ग पर झारखंड के रघुनाथपुर, तेलकुप्पी, झरिया आदि स्थल स्थित थे। अशोक अशोक के 13वें शिलालेख में आठवें अर्थात आटव अर्थात आठवीं नाम का उल्लेख हुआ है, जो आर.डी. भंडारकर के अनुसार उड़ीसा से बघेलखंड, जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य का क्षेत्र था, इसके अंतर्गत झारखंड भी आता था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसे रक्षित कहा जाता था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। झारखंड में अशोक काल के कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ है, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के तथा चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। गुप्त काल गुप्त काल में सर्वाधिक सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त ने आट्विक क्षेत्र पर विजय हासिल किया था। इस क्षेत्र में झारखंड भी शामिल था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसका आधुनिक नाम इलाहाबाद प्रशस्ति है, में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुन देश शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। वेनशांग के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद शशांक ने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र के लिए कुक्कुट-लाड शब्द का प्रयोग किया था। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, हजारीबाग के महुदी पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर प्राप्त हुए हैं। कोडरमा जिले के सतगावा से मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सतगावा कोडरमा में, जबकि गावा गिरिडीह जिले में है। रांची के पिठोरिया से पहाड़ी पर स्थित कुआं प्राप्त हुआ है। गुप्तोत्तर काल, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले शशांक के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध गौड़ वंश के प्रतापी शासक शशांक का साम्राज्य विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म विरोधी नीति चलाकर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान करने का प्रयास किया। इसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया, जिसका उल्लेख वेनशांग ने किया है। शशांक शैव धर्म को मानने वाला था, अतः उसने दुलमी, तेलकुप्पी, पाकबीरा आदि अनेक स्थलों पर शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को
सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार, दूसरा दुलमी। शशांक की कला का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। मानभूम, जिसे अब हम धनबाद के नाम से जानते हैं, के पारा देवी मंदिर इसी के कार्यकाल में बनाया। हर्षवर्धन, वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कांगजोल या नरीखंड, जो राजमहल में पड़ता है, का कुछ भाग शामिल था। राजमहल संथाल परगना का हिस्सा है। कांगजोल राजमहल में ही हर्षवर्धन वेनसांग से मिला था। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल को किंग चिंग कायला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एकोह शब्द का प्रयोग किया तथा झारखंड को कीलोना सुफालाना या कंसवन शब्द का प्रयोग किया। अन्य तथ्य: शशांक और समुद्रगुप्त के अतिरिक्त इस क्षेत्र पर पड़ोसी शासकों ने भी आक्रमण किया था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक प्रमुख थे। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र के बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था तथा हाथी की आपूर्ति झारखंड से की जाती। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। Thanks for watching my videos.